इसमें बेलारुबिन के अंश मौजूद हैं जो रक्त को गहरे भूरे या लगभग काले रंग में बदलने के बजाय लालिमा लिए हुए बनाए रखता है। वेटिकन में एक प्रयोगशाला परीक्षण किया गया था। यह एक साधारण नियमित परीक्षण माना जा रहा था जिसमें यीशु के कफन के कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखा गया था। लेकिन जब प्रकाश कपड़े पर पड़ा तो कुछ अप्रत्याशित प्रकट हुआ। तीक्ष्ण आकृतियां, विचित्र निशान और एक चमकदार रूपरेखा जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सका। पराबैंगनी प्रकाश ने क्या प्रकट किया? इससे ईसा मसीह की मृत्यु के बारे में हमारी जानकारी में बहुत कुछ बदल जाता है। चौंकाने वाला प्रयोग। अक्टूबर 2024 में वेटिकन के एक अनुसंधान केंद्र ने एक ऐसा परीक्षण किया जिसे 3 दशकों से अधिक समय से स्थगित किया जा रहा था। अध्ययन का विषय ट्यूरिन के कफन का 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा था। इसके लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि का उपयोग किया गया। परिणामों ने इस प्राचीन कलाकृति के बारे में वैज्ञानिकों की अब तक की सभी समझ को चुनौती दी। वेटिकन ने इस विश्लेषण के लिए विशेष रूप से एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। वेटिकन पुस्तकालय के नीचे स्थित इस सुविधा के लिए उपकरण और संशोधनों पर लगभग 20 लाख यूरो खर्च हुए। शीशे से लेपित दीवारों ने बाहरी विकिरण के हस्तक्षेप को रोका। विशेष पराबैंगनी इमेजिंग प्रणालियों ने उन तरंग दैर्ध्यों का अध्ययन किया जो मानव आंख से दिखाई नहीं देते। सुरक्षा प्रोटोकॉल वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार के समान थे। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं दी गई थी। 3 वैज्ञानिकों को जांच करने की अनुमति मिली। पडुआ विश्वविद्यालय की फोरेंसिक इमेजिंग विशेषज्ञ डॉक्टर एलेना मार्शेट्टी ने कफन के नमूनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए 17 साल तक अनुरोध किया था। प्रोफेसर क्लॉस हॉफमैन जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से वस्त्र विश्लेषण में विशेषज्ञता लेकर आए थे। बोस्टन कॉलेज के आणविक जीव विज्ञानी और कैथोलिक धर्म में दीक्षित फादर थॉमस ब्रेनन ने वेटिकन के आधिकारिक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक वैज्ञानिक ने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस टुकड़े का अपना एक महत्वपूर्ण इतिहास है। 1973 में संरक्षण कार्य के दौरान शोधकर्ताओं ने भविष्य में परीक्षण के लिए मुख्य कफन से कई छोटे नमूने निकाले। इनमें से अधिकांश का उपयोग 1988 के विवादास्पद कार्बन डेटिंग प्रयोगों में किया गया था। एक टुकड़ा अप्रतिबंधित रह गया था। इस टुकड़े में मानव चेहरे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, विशेष रूप से बाईं आंख और गाल की हड्डी के आसपास का क्षेत्र। इसे 51 वर्षों तक एक तापमान नियंत्रित तिजोरी में रखा गया था। यह टुकड़ा सशस्त्र सुरक्षा के बीच एक सीलबंद टाइटेनियम कंटेनर में लाया गया था। सील पर धर्म सिद्धांत मंडली का आधिकारिक चिन्ह अंकित था। इस सील को तोड़ने के लिए स्वयं पोप से अनुमति लेना आवश्यक था। उस अनुमति को प्राप्त करने में 8 साल लग गए थे। पराबैंगनी प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा है जो मानव दृष्टि से परे है। पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर विभिन्न पदार्थ अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। आधुनिक पेंट और डाई विशिष्ट रंग उत्सर्जित करते हैं। मध्ययुगीन रंग द्रव्य विशिष्ट अवशोषण दर दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वे कफन के टुकड़े की विभिन्न पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके छवि की आयु और संरचना का निर्धारण कर सकेंगे। पहले कफन की पूरी तरह से की गई जांचों में विरोधाभासी परिणाम सामने आए थे। 1988 में कार्बन डेटिंग से पता चला कि कपड़ा 1260 से 1390 के बीच का है,
जिससे यह मध्ययुगीन काल का प्रतीत होता है। हालांकि अन्य विश्लेषणों में मध्ययुगीन निर्माण से मेल न खाने वाली विशेषताएं पाई गईं। बुनाई का पैटर्न पहली शताब्दी के मध्य पूर्वी वस्त्र उत्पादन से मेल खाता था। पराग के नमूने प्राचीन फिलिस्तीन के मूल पौधों से लिए गए थे। रक्त के अवशेष में मानव हीमोग्लोबिन मौजूद था, लेकिन इसमें अन्य सामान्य रासायनिक गुण पाए गए। वेटिकन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस कफन को प्रामाणिक घोषित नहीं किया था। चर्च की नीति वैज्ञानिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले अवशेषों से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखती थी। फिर भी संस्था ने इस कलाकृति के संरक्षण और अध्ययन में भारी संसाधन खर्च किए थे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण कराने के निर्णय से यह संकेत मिलता है कि वेटिकन के अधिकारियों को विश्वास था कि कुछ महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। जांच सुबह 9:30 पर शुरू हुई। डॉक्टर मार्शेट्टी ने टुकड़े को प्राथमिक यूवी इमेजिंग एरे के नीचे रखा। प्रोफेसर हॉफमैन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण को 200 से 400 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को स्कैन करने के लिए कैलिब्रेट किया। फादर ब्रेनन ने डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम की निगरानी की। प्रयोगशाला की बत्तियां बुझा दी गईं। पराबैंगनी लैंप सक्रिय होते ही उस टुकड़े से सदियों से छिपी हुई बारीकियां सामने आ गईं। सामान्य प्रकाश में छवि मुश्किल से दिखाई देने वाले धुंधले धब्बे के रूप में थी। पराबैंगनी प्रकाश के नीचे कपड़ा पूरी तरह बदल गया। पैटर्न उभरने लगे। चेहरे की विशेषताओं में ऐसी गहराई और स्पष्टता आ गई जो प्राचीन लिनेन पर बनी सपाट छवि के लिए असंभव लग रही थी। वैज्ञानिकों को कलात्मक तकनीक के प्रमाण मिलने की उम्मीद थी। मध्ययुगीन जालसाज आमतौर पर टेम्पेरा पेंट, लौह ऑनक्साइड पिगमेंट या बंधनकारी पदार्थों के साथ मिश्रित रक्त का उपयोग करते थे। ये सभी पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देने वाले निशान छोड़ते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम विश्लेषण में इनमें से कोई भी संकेत नहीं मिला। यह चित्र किसी भी झात मध्ययुगीन विधि से चित्रित, खींचा या रंगा नहीं गया था। रंग परिवर्तन केवल लिनन के धागों के सबसे बाहरी रेशों को प्रभावित करता था। प्रवेश की गहराई 0.2 माइक्रोन से भी कम थी, जो एक कोशिका भित्ति से भी पतली होती है। किसी भी झात पेंटिंग या रंगाई तकनीक से इस तरह की सतही नक्काशी हासिल नहीं की जा सकती थी। रंग में कोई दिशात्मकता नहीं थी, न ही ब्रश के निशान थे और न ही किसी पदार्थ के प्रयोग का कोई प्रमाण था। ऐसा प्रतीत होता था मानो ऊर्जा के एक क्षणिक विस्फोट से छवि कपड़े की सतह पर झुलस गई हो। आगे के विश्लेषण से छवि की तीव्रता में अंतर्निहित त्रिआयामी जानकारी का पता चला। गहरे रंग वाले क्षेत्र शरीर के निकट की सतहों को दर्शाते थे। हल्के रंग वाले क्षेत्र अधिक दूरी को दर्शाते थे। कंप्यूटर विश्लेषण के माध्यम से संसाधित किए जाने पर इस संबंध से एक स्थलाकृतिक मानचित्र प्राप्त हुआ। मध्ययुगीन कलाकार त्रिआयामी कोडीकरण को नहीं समझते थे। उनके पास इसे बनाने की तकनीक नहीं थी, लेकिन यह विशेषता कफन के पूरे टुकड़े में मौजूद थी। दोपहर तक वैज्ञानिक टीम ने ऐसी विसंगतियों का दस्तावेजीकरण कर लिया था जिन्हें पारंपरिक व्याख्याओं से मेल नहीं किया जा सकता था। वेटिकन के पर्यवेक्षकों ने कई बार सत्यापन करने का अनुरोध किया। अलग अलग उपकरणों का उपयोग करके वही परीक्षण दोहराए गए। परिणाम एक जैसे ही रहे। छवि बनाने वाली किसी भी चीज ने एक ऐसी कार्य प्रणाली के माध्यम से काम किया जो आधुनिक विज्ञान या मध्यकालीन कला के लिए अज्ञात है। जिस परीक्षा से जवाब मिलने की उम्मीद थी, उसने कई नए और गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और सबसे भयावह खुलासे तो अभी होने बाकी थे। वह कपड़ा जो ईसाई धर्म को सताता है। ट्यूरिन का कफन पहली बार सन 1353 में लिखित इतिहास में सामने आया।
फ्रांस के लेरे शहर में एक छोटे से लकड़ी के चर्च में जियोफ्रॉय डी चार्नी नामक एक फ्रांसीसी शूरवीर ने इस कपड़े को प्रदर्शित किया। उन्होंने दावा किया कि यह यीशु मसीह का असली कफन है। इस घोषणा ने हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया, लेकिन साथ ही इसने तुरंत विवाद भी खड़ा कर दिया। स्थानीय चर्च के अधिकारियों ने कफन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ट्रॉय के बिशप हेनरी डी पोइटियर्स ने एक जांच शुरू की। उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि डी चार्नी ने कपड़ा कहां से प्राप्त किया था। 1353 से पहले इसके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पहली शताब्दी के यरूशलेम से 14वीं शताब्दी के फ्रांस तक की इसकी यात्रा का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। बिशप ने कफन को तीर्थयात्रियों को धोखा देने और विश्वासियों से पैसे वसूलने के लिए बनाई गई एक चित्रित जालसाजी घोषित किया। इस निंदा के बावजूद कफन सुरक्षित रहा। डी चार्नी परिवार ने उस पवित्र अवशेष को अपने पास रखा। तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते रहे। विवाद बढ़ता ही गया। 1390 में बिशप पियरे डी आर्सिस ने पोप क्लेमेंट सातवें को पत्र लिखकर मांग की कि कफन को जब्त करके नष्ट कर दिया जाए। पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे एक कलाकार ने चित्र बनाने की बात स्वीकार की थी। पोप ने एक समझौता किया। कफन को प्रदर्शित किया जा सकता था, लेकिन केवल अंतिम संस्कार के वस्त्र के प्रतीक के रूप में, न कि वास्तविक वस्तु के रूप में। श्रद्धा और प्रामाणिकता के बीच यह सावधानीपूर्वक अंतर अगले 6 शताब्दियों तक कफन के साथ वेटिकन के संबंध को परिभाषित करता रहा। कैथोलिक चर्च ने कभी भी आधिकारिक तौर पर कफन की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की, फिर भी संस्था ने इसे कभी भी फर्जी नहीं कहा। इस सोची समझी अस्पष्टता ने विश्वासियों को अपनी आस्था बनाए रखने की अनुमति दी। साथ ही अगर अवशेष नकली साबित होता तो चर्च को शर्मिंदगी से भी बचाया। आने वाली शताब्दियों में कफन कई बार अलग अलग लोगों के हाथों में गया। 1453 में डी चार्नी परिवार ने इसे हाउस ऑन ऑफ सवॉय को बेच दिया, जो पोपशाही से जुड़े इतालवी कुलीन परिवार थे। सवॉय परिवार ने इस कपड़े को अपनी राजधानी चैम्बरी में स्थानांतरित कर दिया। 1532 में जिस चैपल में कफन रखा था उसमें आग लग गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। पवित्र अवशेष पात्र से पिघली हुई चांदी मुड़े हुए कपड़े पर टपक गई, जिससे कई परतों में छेद हो गए। ननों ने जले हुए हिस्सों पर पट्टियां सिलकर क्षति की मरम्मत की। बाद में इन पट्टियों ने वैज्ञानिक विश्लेषण को जटिल बना दिया। हाउस ऑफ सेवॉय ने 1578 में अपनी राजधानी ट्यूरिन में स्थानांतरित कर दी। कफन भी उनके साथ चला गया। तब से यह ट्यूरिन में ही है और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल के शाही चैपल में रखा हुआ है। इतालवी शाही परिवार ने 1983 तक इस कफन की देखरेख की, जब इटली के अंतिम राजा की मृत्यु हुई और उन्होंने इसे वेटिकन को सौंप दिया। सदियों तक यह कफन वैज्ञानिक जांच के बजाय आस्था का प्रतीक बना रहा। श्रद्धालु इसे प्रामाणिक मानते रहे। संशयवादियों ने इसे मध्ययुगीन जालसाजी बताकर खारिज कर दिया। किसी के पास भी इन दावों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच करने के लिए उपकरण या तरीके नहीं थे। यह स्थिति 1898 में बदल गई, जब सेकोंडो पिया नामक एक इतालवी फोटोग्राफर को पहली बार कफन की तस्वीर लेने की अनुमति दी गई। पिया की तस्वीरों ने एक असाधारण बात उजागर की। कफन पर बनी छवि एक नेगेटिव के रूप में दिखाई दी। जब पिया ने अपनी फोटोग्राफिक प्लेटों को विकसित किया तो नेगेटिव छवि उलटकर पॉजिटिव में बदल गई, जिसमें दाढ़ी वाले व्यक्ति की विशेषताएं असाधारण स्पष्टता और विस्तार से दिखाई दे रही थीं। इस खोज ने सभी को चकित कर दिया। फोटोग्राफी का आविष्कार तो केवल 60 साल पहले ही हुआ था।
मध्ययुगीन जालसाज नकारात्मक छवियों की अवधारणा को समझ ही नहीं सकते थे। उन्होंने इसे जानबूझकर तो नहीं बनाया होगा। फोटोग्राफिक खुलासे ने कफन को एक धार्मिक जिज्ञासा से वैज्ञानिक रहस्य में बदल दिया। यदि मध्ययुगीन कलाकारों ने यह छवि बनाई थी, तो उन्होंने फोटोग्राफी के अस्तित्व में आने से 5 शताब्दियों पहले एक परिपूर्ण फोटोग्राफिक नेगेटिव कैसे तैयार किया? इस प्रश्न ने जांच की मांग की। 20वीं शताब्दी के दौरान कफन की जांच पड़ताल लगातार अधिक परिष्कृत तरीके से की गई। 1969 और 1973 में शोधकर्ताओं ने कपड़े की संरचना और स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पुष्टि की कि लिनन पहली शताब्दी के मध्य पूर्वी निर्माण के अनुरूप था। उन्होंने केवल फिलिस्तीन में पाए जाने वाले पौधों के पराग कणों की पहचान की। उन्होंने पाया कि चित्र में किसी भी प्रकार का पेंट, डाई या पिगमेंट नहीं था। सबसे विवादास्पद जांच 1988 में हुई थी। 3 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने कफन से काटे गए छोटे नमूनों पर रेडियो कार्बन डेटिंग की। तीनों प्रयोगशालाओं के परिणाम समान थे। कपड़े की सामग्री की अवधि 1260 से 1390 के बीच बताई गई, जो मध्ययुगीन जालसाजी के सिद्धांत का समर्थन करती है। वैज्ञानिक समुदाय ने इस निष्कर्ष को बड़े पैमाने पर इस बात के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया कि कफन 2000 वर्ष पुराना नहीं था। हालांकि कार्बन डेटिंग के परिणामों ने नई समस्याएं खड़ी कर दी। आलोचकों ने तर्क दिया कि नमूने सदियों से किए गए संपर्क, धुएं के प्रभाव और जीवाणुओं के पनपने के कारण दूषित हो गए थे। अन्य लोगों ने बताया कि नमूने कफन के उस कोने से लिए गए थे जिसे काफी बार छुआ गया था और संभवतः उसकी मरम्मत भी की गई थी। कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया कि क्या 1932 की आग और उसके बाद पानी से हुए नुकसान के कारण कपड़े में आधुनिक कार्बन आ गया था, जिससे परिणाम प्रभावित हुए। अतिरिक्त शोध से ऐसी विसंगतियां सामने आईं जिन्हें कार्बन डेटिंग से स्पष्ट नहीं किया जा सका। कफन पर लगे रक्त की जांच में मानव हीमोग्लोबिन की पुष्टि हुई। रक्त के धब्बों में शरीर रचना के अनुसार सही प्रवाह पैटर्न दिखाई दिए, जो क्रूस पर चढ़ाने के घावों से मेल खाते थे। छवि में त्रिआयामी एन्कोडिंग गुण प्रदर्शित हुए, जो कंप्यूटर तकनीक के अस्तित्व में आने से पहले बनाना असंभव था। बुनाई का पैटर्न पहली शताब्दी के यहूदी दफन वस्त्रों से मेल खाता था, न कि मध्यकालीन यूरोपीय वस्त्रों से। इन विरोधाभासों के कारण कफन वैज्ञानिक रूप से अनिश्चित स्थिति में रहा। कार्बन डेटिंग से इसके मध्यकालीन होने का संकेत मिला। अन्य सभी विशेषताएं प्राचीन प्रामाणिकता की ओर इशारा करती थीं। विश्वासियों और संशयवादियों दोनों ने अपने अपने मतों के खंडन करने वाले साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अपनी पुष्टि का दावा किया। वेटिकन ने अपनी पारंपरिक चुप्पी बनाए रखी, न तो अवशेष की प्रामाणिकता की पुष्टि की और न ही खंडन किया। 2024 में कुछ बदलाव आया। वेटिकन ने संरक्षित टुकड़े के पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण की अनुमति दी। इस निर्णय से संकेत मिलता है कि वेटिकन के उच्च अधिकारियों में से किसी को विश्वास था कि नई तकनीक अंततः प्राचीन रहस्य को सुलझा सकती है, या शायद उन्हें पता था कि पराबैंगनी प्रकाश क्या प्रकट करेगा और वे नियंत्रित परिस्थितियों में सच्चाई को दस्तावेजित करना चाहते थे। वैज्ञानिकों ने पराबैंगनी प्रकाश के तहत जो खोजा वह किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह साबित हुआ। जब प्रकाश असंभव को प्रकट करता है, तो वेटिकन प्रयोगशाला में पराबैंगनी लैंप 200 और 400 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्ध्य पर संचालित होते हैं। यह तरंग दैर्ध्य दृश्य स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के ठीक आगे स्थित है। मनुष्य की आंखें इन तरंग दैर्ध्यों को नहीं देख सकती,
लेकिन विशेष कैमरे और सेंसर पराबैंगनी प्रकाश द्वारा प्रकट होने वाली तरंगों को पकड़ सकते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं तो वे अक्सर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य प्रकाश निकलता है। विभिन्न पदार्थ अलग अलग प्रतिदीप्ति पैटर्न उत्पन्न करते हैं। यह गुण पराबैंगनी प्रकाश को कलाकृतियों और दस्तावेजों में जालसाजी का पता लगाने के लिए अमूल्य बनाता है। डॉक्टर मार्शेट्टी को उम्मीद थी कि कफन का टुकड़ा किसी भी प्राचीन वस्त्र की तरह प्रतिदीप्ति करेगा। सदियों पुराने लिन कपड़े आमतौर पर पराबैंगनी प्रकाश में पीली चमक दिखाते हैं। मध्ययुगीन रंग द्रव्य अपनी खनिज संरचना के आधार पर विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं। लौह ऑनक्साइड नारंगी रंग में चमकता है। कार्बन आधारित स्याही गहरे बैंगनी रंग की दिखाई देती है। लेड व्हाइट चमकीला नीला रंग उत्सर्जित करता है। यदि चित्र पेंट या ड्रॉ किया गया होता तो यूवी विश्लेषण से प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान हो जाती। 250 नैनोमीटर पर किए गए पहले स्कैन से अप्रत्याशित परिणाम मिले। लिनेन का कपड़ा अनुमान के मुताबिक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, जो पुराने कार्बनिक रेशों की विशिष्ट हल्की पीली चमक दिखाता है, लेकिन छवि के क्षेत्र अलग तरह से व्यवहार करते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने के बजाय वे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। सामान्य रोशनी में दिखाई देने वाली चेहरे की विशेषताएं पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर अधिक गहरी और स्पष्ट हो जाती हैं। यह अवशोषण पैटर्न उल्टा था। यह चित्रित या रंगीन छवियों की पराबैंगनी विकिरण के प्रति प्रतिक्रिया के विपरीत था। प्रोफेसर हॉफमैन ने तरंग दैर्ध्य को 300 नैनोमीटर पर समायोजित किया और दूसरा स्कैन किया। अवशोषण प्रभाव और भी तीव्र हो गया। यह छवि चमकदार पृष्ठभूमि वाले लिनेन के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दी। कंप्यूटर विश्लेषण द्वारा टुकड़े की ऑप्टिकल घनत्व को मापा गया। छवि के सबसे गहरे क्षेत्रों ने आने वाली यूवी प्रकाश का 92% अवशोषित कर लिया। कपड़े के प्राकृतिक रूप से पुराने होने से इस स्तर का अवशोषण नहीं होता, न ही मध्ययुगीन चित्रकला तकनीकों से। 365 नैनोमीटर पर, जो फोरेंसिक जांच के लिए एक मानक तरंग दैर्ध्य है, अतिरिक्त विवरण सामने आए। कंप्यूटर स्क्रीन पर खंड को कृत्रिम रंग में प्रदर्शित किया गया था। विभिन्न अवशोषण दरों को अलग अलग रंगों के रूप में दर्शाया गया था, जिससे छवि में तीव्रता के विभिन्न स्तर मौजूद थे और गहराई का आभास होता था। गाल की हड्डी को दर्शाने वाले क्षेत्र आंख के सॉकेट को दर्शाने वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक यूवी प्रकाश अवशोषित करते हैं। इस भिन्नता ने त्रिआयामी स्थलाकृतिक जानकारी को एक सपाट छवि के रूप में प्रदर्शित किया। फादर ब्रेनन ने टीम से छवि और गैर छवि क्षेत्रों के बीच की सीमा का अधिकतम आवर्धन पर परीक्षण करने का अनुरोध किया। यह परिवर्तन अचानक हुआ। लिनन के रेशों में या तो रंग परिवर्तन दिखाई दिया या नहीं। रंग धीरे धीरे फीका नहीं पड़ा, न ही किसी पदार्थ के एक रेशे से दूसरे रेशे तक फैलने का कोई प्रमाण मिला। प्रभावित रेशों में रंग परिवर्तन केवल उनकी सतह पर ही दिखाई दिया, जो 0.2 माइक्रोन से भी कम गहराई तक फैला था। यह माप अत्यंत महत्वपूर्ण था। मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल के कलाकार ऐसी सामग्रियों के साथ काम करते थे जो कपड़े में पूरी तरह समा जाती थीं। यहां तक कि आधुनिक चित्रकला तकनीकें भी कपड़े को मिलीमीटर की गहराई तक प्रभावित करती हैं, न कि माइक्रोन के अंशों तक। स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण से रंग परिवर्तन की रासायनिक संरचना का पता चला। छवि में ऑनक्सीकृत और निर्जलित सेलुलोज मौजूद था, जो लिनन फाइबर का प्राथमिक घटक है। किसी चीज ने विशिष्ट फाइबर की सबसे बाहरी सतह की आणविक संरचना को रासायनिक रूप से बदल दिया था।
प्रभावित सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एक समान प्रतीत हुआ। कोई रंजक मौजूद नहीं था, किसी प्रकार का रंग प्रयोग नहीं किया गया था, छवि को बांधने के लिए किसी बंधनकारी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया था। रंग में परिवर्तन लिनेन में हुए रासायनिक परिवर्तन का परिणाम था। डॉक्टर मार्शेट्टी ने पराबैंगनी विकिरण अवशोषण डेटा की तुलना मानव इतिहास के 3000 वर्षों में फैली जात कलात्मक तकनीकों के डेटाबेस से की। कोई मिलान नहीं मिला। उसने खोज का दायरा बढ़ाकर उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जिनसे कपड़े का रंग बदल सकता है। इनमें फफूंद का बढ़ना, जीवाणु अपघटन, विशिष्ट रसायनों के संपर्क में आना और गर्मी से होने वाली क्षति शामिल हैं। किसी भी तकनीक से कफन के टुकड़े पर दिखाई देने वाला सतही एक समान त्रिआयामी पैटर्न नहीं बन पाया। प्रोफेसर हॉफमैन ने एक अंतिम परिकल्पना का परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यूवी सिस्टम को सटीक रूप से मापे गए अंतरालों पर उच्च तीव्रता से स्पंदित करने के लिए पुनः कैलिब्रेट किया। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या यह छवि तीव्र ऊर्जा के संक्षिप्त संपर्क से उत्पन्न झुलसने का निशान हो सकती है। लिनन के नमूनों को नियंत्रित रूप से झुलसाने पर सतही रंग में समान परिवर्तन हुआ, लेकिन झुलसे हुए नमूनों में त्रिआयामी अभिलक्षण नहीं थे। उन्होंने ऊष्मा स्रोत की स्थिति के आधार पर दिशात्मकता प्रदर्शित की। कफन पर बनी छवि में इनमें से कोई भी विशेषता नहीं दिखी। दोपहर होते होते वैज्ञानिक दल ने सभी प्रचलित व्याख्याओं को खारिज कर दिया। छवि को किसी भी जात विधि से चित्रित, मुद्रित, जलाया या रंगा नहीं गया था। जिसने भी इसे बनाया वह एक अज्ञात तंत्र के माध्यम से संचालित हुआ और विश्लेषण के लिए लंबित रक्त के साक्ष्य रहस्य को और भी गहरा बना देंगे। वह रक्त जो बूढ़ा होने से इनकार करता है। कफन के टुकड़े में रंग बदलने के 3 अलग-अलग क्षेत्र थे जो पीले रंग के चेहरे की छवि की तुलना में अधिक गहरे और जंग जैसे रंग के दिखाई देते थे। गहरे पोरे बने हुए। पहले की दृश्य जांच में इन निशानों को संभावित रक्त अवशेष के रूप में पहचाना गया था। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण से इनकी संरचना और आयु का पता लगाया जाना था। परीक्षणों से जो परिणाम सामने आए वे मध्ययुगीन उत्पत्ति सिद्धांतों और आधुनिक संदूषण संबंधी स्पष्टीकरणों दोनों के विपरीत थे। रक्त में हीमोग्लोबिन अणुओं में लोहा मौजूद होता है। पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर हीमोग्लोबिन नारंगी लाल स्पेक्ट्रम में एक विशिष्ट प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। डॉक्टर मार्शेट्टी ने यूवी स्कैनर को पहले रक्त के निशान पर केंद्रित किया, जो गाल की हड्डी के पास एक छोटा सा धब्बा था। फ्लोरेसेंस पैटर्न ने हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की पुष्टि की। यह मानव रक्त था, लेकिन स्पेक्ट्रल विश्लेषण ने कुछ असामान्य दिखाया। रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ था, जो एक पीला वर्णक है जो शरीर में अत्यधिक आघात या तनाव के कारण उत्पन्न होता है। मध्ययुगीन कलाकार नकली रक्त के धब्बे बनाने के लिए पशु रक्त या लौह ऑक्साइड को बंधनकारी पदार्थों के साथ मिलाकर उपयोग करते थे। इन दोनों पदार्थों में बिलीरुबिन की मात्रा उतनी नहीं होती जितनी कफन के टुकड़े पर पाई गई। इस यौगिक की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि रक्त किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे मृत्यु से पहले असाधारण शारीरिक आघात पहुंचा था। प्रोफेसर हॉफमैन ने गैर विनाशकारी स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों का उपयोग करके अतिरिक्त रासायनिक विश्लेषण किया। रक्त में थक्के जमने के लक्षण दिखाई दिए, जो मृत्यु से पहले बने घावों के अनुरूप थे, न कि मृत्यु के बाद बने घावों के। जीवित ऊतक चोट पर मृत ऊतक से अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में घायल होता है, तो शरीर रक्तस्राव को रोकने के प्रयास में रक्त को विशिष्ट पैटर्न में जमाता है। मृत्यु के बाद लगे घावों में रक्त प्रवाह की विशेषताएं भिन्न होती हैं।
कफन के टुकड़े पर मौजूद रक्त में मृत्युरोधी थक्के बनने के पैटर्न दिखाई दिए। जिस व्यक्ति ने यह खून छोड़ा था वह घायल होने के समय जीवित था। खून में सीरम एल्ब्यूमिन भी मौजूद था, जो एक प्रोटीन है जो खून के जमने पर लाल रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है और स्थिर रहता है। इस अलगाव के कारण सूखे खून के धब्बों के चारों ओर एक स्पष्ट पीली रिंग बन जाती है, जो यूवी प्रकाश में दिखाई देती है। मध्ययुगीन जालसाजों को सीरम पृथक्करण के बारे में जानकारी नहीं रही होगी। इस घटना का दस्तावेजीकरण 18वीं शताब्दी तक नहीं हुआ था। फिर भी कफन के टुकड़े में प्रत्येक रक्त के निशान के चारों ओर सीरम के ये विशिष्ट छल्ले दिखाई दिए। फादर ब्रेनन ने रक्त के अवशेष के डीएनए विश्लेषण का अनुरोध किया। इस अनुरोध से तुरंत जटिलताएं उत्पन्न हो गईं। डीएनए निकालने के लिए उस खंड से सूक्ष्म नमूने निकालने की आवश्यकता होगी, जो एक विनाशकारी प्रक्रिया थी और वेटिकन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। जांच प्रोटोकॉल के अनुसार केवल गैर आक्रामक परीक्षण की अनुमति थी। हालांकि कफन के अन्य नमूनों पर किए गए पिछले अध्ययनों में डीएनए निष्कर्षण का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता सीमित रही। परिणाम निर्णायक नहीं थे, क्योंकि आनुवंशिक सामग्री इतनी खराब और दूषित थी कि विश्वसनीय अनुक्रमण संभव नहीं था। यूवी विश्लेषण एक अलग विधि से रक्त की आयु निर्धारित कर सकता है। हीमोग्लोबिन समय के साथ हीमोलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा विघटित होता है। विघटन की दर पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। मध्य युग के रक्त में विघटन के विशिष्ट चिन्ह पाए जाते हैं। पहली शताब्दी के रक्त में भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कफन पर मिले रक्त में ऐसे क्षरण के पैटर्न दिखाई दिए जो 700 वर्ष पुरानी सामग्री के अनुरूप नहीं थे। हीमोग्लोबिन की संरचना से इसकी आयु कहीं अधिक प्रतीत होती है। यह निष्कर्ष 1988 के कार्बन डेटिंग परिणामों के बिल्कुल विपरीत था। यदि कपड़ा 1260 और 1390 के बीच का होता, तो रक्त में भी उसी के अनुरूप आयु चिन्ह दिखाई देने चाहिए थे। इसके विपरीत रक्त रसायन ने संकेत दिया कि यह दिनांकित कपड़े की तुलना में काफी पुराना था। दो संभावनाएं थीं। या तो कार्बन डेटिंग में कोई त्रुटि थी, या फिर किसी प्राचीन स्रोत से निकला खून मध्ययुगीन कपड़े पर लगाया गया था। दूसरी संभावना कम विश्वसनीय लग रही थी। मध्ययुगीन जालसाज 2000 साल पुराने मानव रक्त को कैसे प्राप्त और संरक्षित करते होंगे। टुकड़े पर रक्त के वितरण से एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। धब्बे चेहरे के घावों से गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले रक्तस्राव के शारीरिक रूप से सही प्रवाह पैटर्न का अनुसरण करते थे। बालों की जड़ों के पास से रक्त नीचे की ओर छोटी छोटी धाराओं में बहता था, जो शरीर की ऊर्ध्वाधर स्थिति के अनुरूप था। गाल की हड्डी के पास खून के धब्बे कपड़े के संपर्क में आने से बने थे, जबकि घाव अभी गीले थे। ये बहाव की विशेषताएं सूली पर चढ़ाने की स्थिति के लिए एकदम सटीक थीं। सीधे लटके हुए व्यक्ति से ठीक इसी तरह खून बहेगा। मध्ययुगीन कलाकार शायद ही कभी इतनी सटीक शारीरिक रचना कर पाते थे। रक्त प्रवाह की गतिशीलता का अध्ययन 17वीं शताब्दी तक एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मौजूद नहीं था। फिर भी किसी ने या किसी चीज ने इस कपड़े पर रक्त के धब्बे के ऐसे पैटर्न बनाए थे जो आघात से होने वाले रक्तस्राव की आधुनिक फोरेंसिक समझ से मेल खाते थे। रक्त के साक्ष्य से स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। इसके विपरीत इसने कफन की उत्पत्ति से जुड़े कालानुक्रमिक विरोधाभास को और गहरा कर दिया, और वैज्ञानिकों के पास अब भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि वह छवि स्वयं कैसे बनी।
गहन जांच पड़ताल में धराशायी होने वाले सिद्धांत। वैज्ञानिक समुदाय ने पिछली शताब्दी में ट्यूरिन के कफन के लिए कई स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं। प्रत्येक सिद्धांत अलौकिक कारणों का सहारा लिए बिना छवि की विशेषताओं को समझाने का प्रयास करता है। वेटिकन प्रयोगशाला से प्राप्त यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के निष्कर्षों ने शोधकर्ताओं को इन पारंपरिक व्याख्याओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। नए साक्ष्यों के सामने आने पर कोई भी व्याख्या खरी नहीं उतरी। 1988 के कार्बन डेटिंग परिणामों के बाद से ही मध्ययुगीन जालसाजी का सिद्धांत संशयवादी विश्लेषणों पर हावी रहा है। इस व्याख्या के अनुसार 14वीं शताब्दी के एक कुशल कलाकार ने आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए अज्ञात चित्रकला तकनीकों का उपयोग करके कफन बनाया था। सिद्धांत यह बताता है कि मध्ययुगीन शिल्पकारों के पास रंगों को इतनी पतली परत में लगाने की गुप्त विधियां थीं कि आधुनिक विश्लेषण उन्हें पकड़ नहीं सकता था। हालांकि यूवी परीक्षण ने इस संभावना को खारिज कर दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैन में किसी भी प्रकार के पिगमेंट, डाई या बाइंडिंग एजेंट की पहचान नहीं हुई। यह छवि पूरी तरह से रासायनिक रूप से परिवर्तित लिनन फाइबर से बनी है। मध्ययुगीन चित्रकार सेल्यूलोज की आणविक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर परिवर्तन के लिए आवश्यक रासायनिक एजेंटों के निशान रह जाते थे। संपर्क सिद्धांत के अनुसार छवि शरीर और कपड़े के सीधे संपर्क से बनती है। त्वचा पर मौजूद पदार्थ संभवतः दफनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मसाले या रक्त के साथ मिश्रित शरीर के तेल कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं और समय के साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह व्याख्या मलिन किरण की सतही प्रकृति को तो स्पष्ट करती है, लेकिन यूवी विश्लेषण द्वारा प्रकट त्रिआयामी अभिलक्षण को समझाने में विफल रहती है। जब कपड़ा त्रिआयामी सतहों पर लिपटता है तो संपर्क मुद्रण से विकृत छवियां उत्पन्न होती हैं। कपड़े से सटा हुआ चेहरा चौड़ी और चपटी आकृतियां बनाता है। कफन की छवि में चेहरे के सही अनुपात और गहराई की सटीक जानकारी दिखाई देती है, जो केवल प्रत्यक्ष संपर्क से संभव नहीं है। वाष्प प्रसार सिद्धांत के अनुसार शरीर के ऊतकों के विघटन से निकलने वाली रासायनिक वाष्पों ने लिनेन पर प्रतिक्रिया करके यह छवि बनाई होगी। क्षय के दौरान निकलने वाली अमोनिया सैद्धांतिक रूप से सेल्यूलोज रेशों को ऑक्सीकृत कर सकती है। यह प्रक्रिया सतही रंग परिवर्तन की गहराई को समझा सकती है। हालांकि वाष्प के विसरण से सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और तीव्रता असमान हो जाती है। गैसें सीधी रेखाओं में नहीं चलती, वे वायु प्रवाह और सांद्रता प्रवणता के अनुसार फैलती और बिखरती हैं। आवरण की छवि में छवि और गैर छवि क्षेत्रों के बीच स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें विसरण का कोई प्रभाव नहीं है। पूरी छवि में रासायनिक एकरूपता वाष्प निर्माण तंत्र के विपरीत है। 1989 में वैज्ञानिकों ने विकिरण सिद्धांत प्रस्तावित किया। इस परिकल्पना के अनुसार शरीर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण की एक तीव्र किरण ने झुलसाने वाले प्रभाव के माध्यम से छवि का निर्माण किया, जो हिरोशिमा और नागासाकी के पास परमाणु विस्फोटों के बाद इमारतों पर पड़ने वाली छाया के समान थी। तीव्र विकिरण कार्बनिक पदार्थों को गहराई तक प्रवेश किए बिना सतही रूप से रंगहीन कर सकती है। इस सिद्धांत ने ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह छवि निर्माण और त्रिआयामी एन्कोडिंग दोनों की संभावित व्याख्या करता था। हालांकि लिनन पर विकिरण के प्रभाव से किए गए नियंत्रित प्रयोगों में प्राप्त छवियों में कफन की सटीक विशेषताएं नहीं दिखाई देती हैं। विकिरण से होने वाले झुलसन की दिशा विकिरण के स्रोत की स्थिति पर निर्भर करती है। विकिरण के स्रोत के पास गहरे निशान और अधिक दूरी पर हल्के निशान बनते हैं।
कफन की छवि की तीव्रता कपड़े से शरीर की दूरी के साथ सहसंबंधित है, लेकिन विकिरण स्रोत की दिशात्मकता नहीं दर्शाती है। हाल के प्रस्तावों में क्वांटम यांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कुछ भौतिकविदों का सुझाव है कि मृत्यु के क्षण में अज्ञात क्वांटम प्रभाव ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं जिन्हें हम अभी तक पुनः उत्पन्न या समझ नहीं सकते हैं। यह सिद्धांत मूल रूप से यह स्वीकार करता है कि क्रियाविधि अभी तक अनसुलझी है। साथ ही यह भी सुझाव देता है कि भविष्य में भौतिकी की खोजें इसके उत्तर प्रदान कर सकती हैं। क्वांटम परिकल्पना को वर्तमान तकनीक से न तो परखा जा सकता है और न ही गलत साबित किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण के बजाय अटकलबाजी का प्रतिनिधित्व करती है। कफन को लेकर वैज्ञानिक मतभेद अप्रत्याशित दिशाओं में बांट जाते हैं। धार्मिक विश्वास शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। कुछ ईसाई वैज्ञानिक मध्ययुगीन काल में कफन के निर्माण के पक्ष में जोरदार तर्क देते हैं। कुछ नास्तिक शोधकर्ता मानते हैं कि छवि निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में रहस्यमय बनी हुई है। साक्ष्य न तो आस्था आधारित और न ही संशयवादी विश्व दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाते हैं। 2024 के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा ने किसी भी संभावित व्याख्या पर नई सीमाएं लगा दी हैं। इस प्रक्रिया में सतही सेल्यूलोज ऑक्सीकरण को ध्यान में रखना होगा, जो केवल 0.2 माइक्रोन की गहराई को प्रभावित करता है। इसमें संपर्क विरूपण के बिना त्रि-आयामी एन्कोडिंग की व्याख्या करनी होगी। इसमें अनियमित कपड़े की सतहों पर रासायनिक रूप से एकसमान विरंजन उत्पन्न करना होगा। इसमें शारीरिक संरचना के अनुरूप सटीक रक्त प्रवाह पैटर्न बनने चाहिए, जिनमें चोट के निशान मौजूद हों। कोई भी ज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया या कलात्मक तकनीक इन सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं करती। कफन का रहस्य आज भी अनसुलझा है, इसलिए नहीं कि वैज्ञानिक इसकी जांच करने से इनकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि भौतिक प्रमाण इसके स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावित हर पारंपरिक तंत्र का खंडन करते हैं। किसी चीज ने यह छवि बनाई है। विज्ञान यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वह चीज क्या थी, जिसे वेटिकन भी स्वीकार करने से इनकार करता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण 14 अक्टूबर 2024 को दोपहर 4:30 बजे समाप्त हुआ। डॉक्टर मार्शेट्टी, प्रोफेसर हॉफमैन और फादर ब्रेनन ने अपने डेटा को संकलित करके एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की। इस दस्तावेज में स्पेक्ट्रल विश्लेषण ग्राफ, रासायनिक संरचना का विस्तृत विवरण और उच्च रिजोल्यूशन यूवी इमेजरी शामिल थी। यह कुल 83 पृष्ठों का था। वेटिकन ने तीनों वैज्ञानिकों से प्रयोगशाला छोड़ने से पहले अतिरिक्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने को कहा। रिपोर्ट को राजनयिक संचार के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल के तहत गोपनीय रखा गया था। 6 सप्ताह बाद प्रारंभिक निष्कर्षों के कुछ अंश अकादमिक संदेश बोर्डों और अनुसंधान मंचों पर प्रकाशित हुए। लीक हुई जानकारी में विस्तृत तकनीकी डेटा का अभाव था, लेकिन इसमें प्रमुख खोजों का वर्णन किया गया था। आघात चिन्हों से युक्त मानव रक्त, त्रि-आयामी छवि एनकोडिंग, सतही सेल्यूलोज ओनक्सीकरण पाया गया, जिसमें कोई वर्णक नहीं मिला। इस रिसाव ने वैज्ञानिक समुदाय में तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। शोधकर्ताओं ने संपूर्ण डेटा तक पहुंच की मांग की। वेटिकन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिसंबर 2024 में फादर ब्रेनन ने म्यूनिख में एक आणविक जीव विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुति दी। उन्होंने प्राचीन कार्बनिक पदार्थों के गैर विनाशकारी विश्लेषण में हुई प्रगति के बारे में बात की। प्रश्नकाल के दौरान एक श्रोता ने सीधे कफन की जांच के बारे में पूछा। फादर ब्रेनन ने कहा कि वे वेटिकन की किसी भी शोध परियोजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकते।
उनका जवाब देने से इनकार करना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। सामान्य शोध करने वाले वैज्ञानिकों को अपना काम छिपाने का कोई कारण नहीं है। वेटिकन की चुप्पी ऐतिहासिक परंपरा का अनुसरण करती है। जब पहले भी कफन की जांचों में विवादास्पद परिणाम सामने आए थे, तब चर्च ने आम तौर पर आधिकारिक बयान जारी करने से पहले कई साल इंतजार किया था। 1973 के संरक्षण अध्ययनों के बाद वेटिकन द्वारा निष्कर्षों के प्रकाशन की अनुमति देने में 5 वर्ष लग गए। 1988 में कार्बन डेटिंग के बाद आधिकारिक टिप्पणी आने में 3 वर्ष का समय लगा। यह पैटर्न दर्शाता है कि संस्था वैज्ञानिक आंकड़ों को स्वीकार करने से पहले धार्मिक और राजनीतिक निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करती है। इस मामले में धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से काफी महत्व है। यदि वेटिकन इस कफन को वास्तव में 2000 वर्ष पुराना और क्रूस पर चढ़ाए जाने से संबंधित प्रमाणित करता है, तो इसका अर्थ होगा ईसा मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान की आधिकारिक पुष्टि। कैथोलिक चर्च पुनरुत्थान को एक सिद्धांत के रूप में मानता है, लेकिन आस्था पर आधारित सिद्धांत भौतिक प्रमाणों द्वारा समर्थित सिद्धांत से भिन्न होते हैं। प्रामाणिकता से धार्मिक आस्था और अनुभवजन्य प्रमाण के बीच का संबंध मौलिक रूप से बदल जाएगा। यह अदृश्य पर विश्वास करने की आस्था की पूरी अवधारणा को चुनौती देगा। दूसरी ओर, यदि वेटिकन कफन को मध्ययुगीन जालसाजी घोषित करता है, तो यह सदियों से चली आ रही श्रद्धा और तीर्थयात्रियों की भक्ति को कमजोर कर देगा। लाखों श्रद्धालुओं ने इस वस्त्र के सामने प्रार्थना की है। चर्च ने इसे आधिकारिक समारोहों में प्रदर्शित किया है। इसे फर्जी घोषित करने से संस्था को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और अन्य धार्मिक मामलों में इसकी विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। सबसे सुरक्षित स्थिति यही है कि वर्तमान में अस्पष्टता बनी रहे। न तो पुष्टि करना और न ही खंडन करना विश्वासियों को विश्वास करने और संशयवादियों को संदेह करने की अनुमति देता है, और इसके लिए वेटिकन को किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के निष्कर्ष इस अस्पष्ट रुख के लिए विशेष कठिनाइयां पैदा करते हैं। साक्ष्य से यह संकेत नहीं मिलता कि कफन वास्तव में प्रामाणिक है या संभवतः असली है। आंकड़े बताते हैं कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। चर्च को या तो इस रहस्य को स्वीकार करना होगा या ऐसी जानकारी को दबाना होगा जो धार्मिक और वैज्ञानिक समझ को बदल सकती है। डिजिटल संचार और लीक हुए दस्तावेजों के इस युग में दमन करना लगातार कठिन होता जा रहा है। वेटिकन के कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि संस्था ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। यूवी परीक्षा को मंजूरी देने में 8 साल की देरी, परिणामों का वर्गीकरण, शोधकर्ताओं पर लगाई गई गोपनीयता की शर्तें, ये सभी स्थायी चुप्पी की ओर इशारा करते हैं। चर्च ने शायद यह निष्कर्ष निकाला होगा कि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहने पर ही आस्था को अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। रहस्य विश्वास को उस तरह से संरक्षित रखता है जिस तरह पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता। अन्य विश्लेषक एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वेटिकन ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस जांच का संचालन करवाया। यह निर्णय अस्पष्टता के बजाय सत्य में रुचि दर्शाता है। संभवतः संस्था धार्मिक और राजनीतिक ढांचे स्थापित होने के बाद इसके निहितार्थों को संभालने के लिए संभावित खुलासे की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2024 तक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी रिपोर्ट गोपनीय बनी हुई है। कफन का टुकड़ा वापस अपने जलवायु नियंत्रित भंडार में रख दिया गया है। डॉक्टर मार्शेट्टी, प्रोफेसर हॉफमैन और फादर ब्रेनन अपने अपने क्षेत्रों में शोध कार्य जारी रखे हुए हैं।
उन्होंने वैटिकन प्रयोगशाला में अक्टूबर में किए गए अपने कार्य के बारे में कुछ भी प्रकाशित नहीं किया है। वैज्ञानिक समुदाय प्रतीक्षा कर रहा है, श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे हैं और प्राचीन लिनेन का कपड़ा अपने रहस्य छुपाए रखता है। प्रकाशित होते हुए भी अनसुलझे, जांचे परखे भी समझे नहीं गए। इस विषय पर अध्ययन तो किया गया, लेकिन इसका पूर्ण खुलासा कभी नहीं हुआ। पराबैंगनी प्रकाश ने वह दिखाया जो मानव आंखें नहीं देख सकती थीं। क्या किसी को भी उस प्रकाश द्वारा प्रकट की गई चीजों को देखने की अनुमति दी जाएगी? यह अंतिम अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।